एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग विद वंदना। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मैथ्स के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को। सो गाइज, ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी के। गणित गणित की भाषा। तो हम जानते हैं गणित की भाषा शब्द भंडार, शब्द क्रम, संक्षिप्त रूप, संगठन, पर्यायवाची आदि से निर्धारित किए जाते हैं। तो इसको हम नोट डाउन कर लेते हैं। मतलब शब्द भंडार और शब्द का क्रम, संक्षिप्त रूप, संगठन, पर्यायवाची आदि से निर्धारित किए जाते हैं। अगर बात की जाए गणित का अंग क्या होता है, गणित के अंग के होते हैं पद, उसके बाद आता है प्रत्यय, सिद्धांत, सूत्र और संकेत। तो इनको हमें याद रखना है। पद, प्रत्यय, सिद्धांत, सूत्र और संकेत क्या होते हैं, गणित के मुख्य अंग होते हैं। अगर बात की जाए गणित का जो गुण होता है वो क्या होता है, गणित का जो गुण होता है वो होता है शुद्धता। मतलब अगर जैसे हमारे 5 के समीप कोई आंसर आ रहा है तो वो होता है 5.2, 5.8, मतलब शुद्धता में आंसर आ सकता है। समग्रता होती है, यथार्थता और सत्यता। ठीक है, आई होप आप लोग समझ रहे होंगे। शुद्धता, समग्रता, यथार्थता और सत्यता। ठीक है, ये काफ़ी बार पूछा जाता है कि गणित का क्या गुण होता है, गणित के अंग क्या होते हैं और गणित की भाषा क्या होती है। आप इसे अच्छे से समझ गए होंगे। चलते हैं नेक्स्ट पे, गणित के मुख्य उद्देश्य। तो गणित के मुख्य उद्देश्य प्राथमिक स्तर पर हैं। संख्या संबंधी कौशल, गणित संक्रियाओं का विकास, माप तौल की इकाइयों से परिचित कराना और मूर्त से अमूर्त धारणाओं का विकास कराएंगे। इसके बारे में और जान लेते हैं। मुख्य उद्देश्य की बात की जाए तो गणित के मुख्य उद्देश्य यहाँ पर एनसीएफ 2005 के अनुसार बात की जाएगी। एनसीएफ 2005 के अनुसार बच्चों की सोच का गणितीयकरण। ठीक है, मतलब उस बच्चे जो हैं वो गणितीयकरण के रूप से सोच सके, उनका तार्किक निष्कर्ष कर सकें, समस्या समाधान कर सकें। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख देती हूँ सोच का गणितीयकरण। ठीक है, यह आंसर हमें तब देना है जब हमें प्रश्न में एनसीएफ 2005 दिया होगा। और तार्किक निष्कर्ष, समस्या समाधान की ओर ध्यान दे सकें। ठीक है, और क्या थी यहाँ पर, बच्चों मुख्य उद्देश्य एक ये था कि बच्चों को डरने की बजाय आनंद लेकर सीखने पर जोर दिया गया। यहाँ पर बच्चों के जीवन के अनुभवों को ही सिखाने का हिस्सा बनाया गया। ठीक है, संवाद, आपस में चर्चा, मिलकर काम करने पर जोर दिया गया। यही क्या है, गणित के मुख्य उद्देश्य हैं कि बच्चे संवाद करें, आपस में चर्चा करें और मिलकर काम करें। ठीक है, बच्चा क्या कर सके, स्वतंत्र व्याख्या कर सके। इस चीज़ पर टीचर को विश्वास रखना है। ठीक है, स्वतंत्र व्याख्या के लिए बच्चा स्वतंत्र व्याख्या कर सके। और नेक्स्ट बात है, बच्चा समस्या समाधान, समस्या प्रस्तुति के कौशल पर भी जोर दिया जाएगा। मतलब बच्चा जो समस्या है उसके समाधान भी कर सके और अपनी समस्या की प्रस्तुति भी कर सके। ठीक है, कि उसको किस चीज़ में समस्या में, कि किस चीज़ में उसको प्रॉब्लम आ रही है। नेक्स्ट है, टीचर यह विश्वास दिलाए हर व्यक्ति गणित सीख सकता है। मतलब कोई गणित एक कठिन विषय नहीं है कि कोई भी सीख नहीं सकता है। मतलब कोई किसी भी एरिया से आए, किसी भी जगह से आए, वो व्यक्ति गणित सीख सकता है। हर व्यक्ति गणित सीख सकता है। ठीक है, और एक मुख्य लाइन है जो शायद प्राथमिक स्तर पर तो नहीं आएगी, लेकिन उच्च प्राथमिक स्तर में जो गणित है वो अमूर्त गणित की तैयारी कराई जाती है उसमें। ठीक है, ये बात भी याद रखिएगा। गणित में उच्च प्राथमिक स्तर में गणित की अमूर्त गणित अधिगम की तैयारी कराई जाती है। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट है सममिति, सममिति रेखाएं और प्रतिचित्रण। तो सममिति क्या है, सिमिट्री, सिमिट्री लाइन और मैप की बात की गई है, मैपिंग की। ठीक है, सिमिट्री लाइन। तो पहले आप एक चीज़ जान लीजिए, क्या सिमिट्री क्या होती है और सिमिट्री लाइन क्या होती है। ठीक है, सिमिट्री क्या होती है, जब दो चीज़ें एक सी होती हैं। जैसे
यहाँ पर ये है, ठीक है, और मैं सेम यहाँ पे बना दिया, तो मतलब ये क्या है, सिमेट्री है, एक जैसी है, ठीक है। अगर बात की जाए सिमेट्री लाइन की, अगर हम सिमेट्री लाइन को समझें तो मैं प्रीवियस एग्जाम्पल्स ही लेती हूँ। प्रीवियस एग्जाम्पल्स में आया है एम, तो अगर हम एम में सिमेट्री ऑफ लाइन निकालनी है तो अगर हम इसे हॉरिजॉन्टल काटें तो ऊपर और नीचे का हिस्सा बराबर है नहीं, तो हॉरिजॉन्टल तो गलत नहीं है सिमेट्री लाइन। लेकिन अगर हम वर्टिकल कट करें तो लेफ्ट एंड राइट हैंड सही है, बराबर है, तो इसमें वन सिमेट्री ऑफ लाइन है, ठीक है। एक एग्जाम्पल और लेते हैं एल। तो अगर हम एल पर ध्यान दें तो एल को अगर हम हॉरिजॉन्टली कट करें तो ऊपर और नीचे का हिस्सा बराबर है नहीं। अगर हम इसे वर्टिकली कट करें तब भी अगल और बगल मतलब लेफ्ट एंड राइट हैंड का हिस्सा बराबर नहीं है, तो इसमें ज़ीरो सिमेट्री ऑफ लाइन है। एक एग्जाम्पल और लेते हैं जो है एच। तो अगर हम एच को हॉरिजॉन्टली कट करें तो आप देखें ऊपर और नीचे का हिस्सा बराबर है, तो वन सिमेट्री ऑफ लाइन। अगर हम इसे वर्टिकली कट करें तब भी देखिए ऊपर और नीचे का हिस्सा बराबर है, मतलब दो इसमें क्या है, सिमेट्री ऑफ लाइन। इसी तरीके से ओ है, जो आपका होमवर्क है, आपको बताना है ओ में कितनी सिमेट्री ऑफ लाइन है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे लाइन है। सो गाइज, बाकी के आपको ज़ीरो सिमेट्री लाइन के एग्जाम्पल देने हैं और दो सिमेट्री लाइन के और एग्जाम्पल देने हैं आपको कमेंट बॉक्स में, ये आपका होमवर्क है। नेक्स्ट अगर बात की जाए सममिति और प्रतिचित्रण की ही, तो यह शिक्षा का एक अनिवार्य भाग है। तो हम यहाँ लिख लेते हैं, ये क्या है, शिक्षा का एक सममिति और प्रतिचित्रण की बात है, यह शिक्षा का एक अनिवार्य भाग है, ठीक है। और सममिति एंड प्रतिचित्रण स्थानिक चिंतन को बढ़ावा देते हैं, ठीक है। ये हमेशा पूछा जाता है, इसीलिए मैंने आपके लिए रखा है, स्थानिक चिंतन को बढ़ावा देते हैं। एक और मुख्य लाइन है, जो प्रतिचित्रण होता है, ये त्रिविमीय विचार को बढ़ावा देता है, ठीक है, त्रिविमीय विचार को बढ़ावा देता है। सो गाइज, आई होप आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। ये तीनों लाइन दिमाग में रखिएगा। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है, देखिए, जो प्रीवियस ईयर में आ चुका है, और आई थिंक इस बार भी ये क्वेश्चन आया है, बस थोड़ा घुमा के दिया था। गणित के प्राथमिक पाठ्यक्रम में प्रतिचित्रण का परिचय देने का मुख्य प्रयोजन है। फर्स्ट ऑप्शन है त्रिविम विचार क्षमता को प्रोत्साहन देना। ये बात तो सही है, अभी मैंने आपको बताया था कि जो प्रतिचित्रण होता है वो त्रिविमीय विचार क्षमता को प्रोत्साहित देता है। नेक्स्ट है अनुपातिक विवेचन को प्रोत्साहित देता है, ये भी देता है। विषय को सरल एवं रुचिकर बनाना, ये बात गलत हो गई, ठीक है। सरल एवं रुचिकर बनाना प्रतिचित्रण का मुख्य प्रयोजन नहीं होता है, ना ही इसका मुख्य प्रयोजन संख्याओं की नीरसता को समाप्त करना होता है, यह भी गलत है। तो इसका फर्स्ट एंड सेकंड ऑप्शन सही है। तो इस बार जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो इसी तरीके से पूछे जा रहे हैं कि आपको सारे ऑप्शन पढ़ने हैं, उनमें से पहला, दूसरा, तीसरा या जो भी आंसर सही है उनको बताना है। सो गाइज, कल की वीडियो में मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, शायद मैंने उसे क्लियर नहीं किया था। नई शिक्षा नीति 2020 के वक्त हमारे जो एजुकेशन मिनिस्टर थे वो रमेश पोखरियाल निशंक जी थे, मगर अगर हमसे क्वेश्चन पूछा जाएगा अभी हमारे एजुकेशन मिनिस्टर कौन हैं, तो हम बताएंगे अभी हमारे एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान जी हैं। तो अभी हमारे एजुकेशन मिनिस्टर हैं, ये मैंने कल की वीडियो में बताया था, एजुकेशन मिनिस्टर हैं वो हैं हमारे धर्मेंद्र प्रधान जी। लेकिन ये जो NEP जो नेशनल एजुकेशन जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 आई थी, यह रमेश पोखरियाल निशंक जी के वक्त प्रस्तावित हुई है, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चन याद रखिएगा, ठीक है। गणित अधिगम की अवस्थाएं, तो इसमें फर्स्ट पॉइंट है आरंभिक अवस्था, जिसे हम इमर्जेंट फेज कहते हैं। तो जो इमर्जेंट फेज होती है यह हमारी 0 से लेके 3 साल तक की एज के बच्चे आते हैं। इसमें हम बच्चे को क्या बताएंगे, जब बच्चा देख कर, जैसे ये एक डब्बा है और एक ये दूसरा डब्बा है, तो हम बच्चे से कहेंगे बताओ इनमें से कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है। मतलब छोटी वस्तु और बड़ी वस्तु को जब बच्चा देख कर ही उत्तर निर्धारित करेगा तो वही कहलाएगी आरंभिक अवस्था, मतलब इमर्जेंट फेज। नेक्स्ट है मिलान अवस्था, मैचिंग फेज। तो 3 से लेके 5 साल तक की अवस्था कहलाती है। इसमें बच्चा क्या होता है, जैसे हम बच्चे को 4 पेंसिल दे रहे हैं
और यहाँ पर हमने 4 लिख दिया, ठीक है। और यहाँ पे हमने फिर 2 पेंसिल दे दी और 2 लिख दिया। तो बच्चे जब मिलान कर सकता है गिन कर, ठीक है, कि ये 2 से मिल गया, ये 4 से मिल गया, तो यह स्टेज कहलाती है हमारी मिलान अवस्था, मतलब सेंसरी मोटर वाली स्टेज, ठीक है। ये भी हमारी सेंसरी मोटर वाली स्टेज हो जाती है और ये भी हमारी सेंसरी मोटर वाली स्टेज है। मतलब 3 से 5 साल तक बच्चा मिलान करने लगता है। नेक्स्ट दिया है परिमाणात्मक अवस्था, क्वांटिफाइंग फेज। इसका मतलब होता है यह पहले तो आ जाएगा 5 से 6 साल तक की जो एज होती है उस ग्रुप के बच्चे आते हैं। इसमें बच्चा क्या करता है, जैसे उसको हम दे देते हैं 6 नंबर, ठीक है। अब हम बच्चे से कहते हैं ये जो 6 नंबर है ये किससे मिलकर बना है, तो बच्चा बता सकता है कि 2 और 4 से मिलकर क्या बनता है, 6 बनता है। मतलब संख्या को विभिन्न तरीके से बालक व्यक्त कर लेता है। मतलब 2 + 4 भी 6 होता है, 3 + 3 भी 6 होता है। तो इस साल की एज तक बच्चा क्या कर लेता है, परिमाण को देखकर बता देता है कि उसको किन किन तरीकों से हल किया जा सकता है। तो यह हमारी होती है प्री ऑपरेशनल स्टेज, ठीक है। आपको याद होगी पियाजे ने जो स्टेजेस दी थी, ठीक है। नेक्स्ट हमको दिया है विभाजनात्मक अवस्था, जिसे हम पार्शीसियोनिंग फेज कहते हैं। इसके अंदर क्या होता है, यह एज जो होती है 6 से लेके 9 साल तक की एज के बच्चे आते हैं इसमें, ठीक है। इस एज में क्या होता है, बच्चा एक्सपेंड करने लगता है। जैसे हम उसको देते हैं 343, ठीक है, तो उसको वंस टेंस की फॉर्म में बच्चा लिख सकता है। मतलब 3 के बाद लिख सकता है वो 300 + 40 + 3। तो बच्चा क्या होता है, बड़ी बड़ी संख्याओं को एक्सपेंड करने लगता है। यह कहलाती है हमारी विभाजनात्मक अवस्था। नेक्स्ट दिया है गुणनखंडीय अवस्था, मतलब फैक्टरिंग फेज। इसके अंदर क्या होता है, बच्चा क्या होता है, ये पहले तो हम जानते हैं ये होती है 9 से 11 साल तक की एज, ठीक है। इस एज में बच्चा जैसे है, बच्चे से कहते हैं एक पेंसिल जो है या एक पेन है वो 5 रुपये का आता है। तो बच्चे से पूछा गया है कि 2 पेन कितने के आएंगे, तो बच्चा बता देगा कि 2 × 5 करेंगे तो आ जाएगा 10, मतलब 10 रुपये के। तो इस एज में बच्चा गुणनखंड को समझ सकता है, ठीक है। तो नेक्स्ट है संक्रियात्मक अवस्था। संक्रियात्मक अवस्था जो होती है वो होती है 11 से 13 साल तक की एज। इस एज के अंदर बच्चा क्या करने लगता है, मैथमेटिक्स को ऑपरेशन करने लगता है। मतलब बच्चे को जो बॉडमास का रूल होता है वो उसके दिमाग में आ जाता है कि पहले हम ब्रैकेट को ओपन करते हैं, डिवाइड करते हैं, मल्टीप्लिकेशन करते हैं, एडिशन करते हैं और सब्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। तो यह जो अवस्था आती है ऑपरेटिंग फेज होती है 11 से 13 साल तक की, ठीक है। प्लस माइनस गुणा भाग सारी चीज़ें बच्चे को अच्छे से आ जाती हैं। तो हम जानते हैं जो विभाजनात्मक अवस्था है ये तो हमारी प्री ऑपरेशनल हो गई स्टेज, ठीक है। जो गुणनखंडी अवस्था है 9 से 11 तक की, ये कौन सी स्टेज होती है, कॉन्क्रीट स्टेज, ठीक है। और जो संक्रियात्मक ऑपरेटिंग फेज होती है ये भी हमारी कॉन्क्रीट अवस्था होती है, ठीक है। हम जानते हैं पियाजे ने जो हमें अवस्थाएं दी थी ये उसी के अनुसार है। अब यहाँ पर एक महत्वपूर्ण चीज़ होती है, हम जान लेते हैं इसको, इजी सा याद करने का तरीका हम लिख लेते हैं यहाँ पे EMQPFO, ठीक है। E फॉर हो गया इमरजेंट, M फॉर हो गया मैचिंग, Q फॉर हो गया क्वांटिफाइंग, P फॉर हो गया पार्शीसियोनिंग, F फॉर हो गया फैक्टरिंग एंड O फॉर हो गया ऑपरेटिंग। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं ये होती है 0 से 3 साल तक, ये 3, 5, 6, 9 और 11, ठीक है। तो आप यहाँ से एज को इजीली दिमाग में रख सकते हैं। 0 से 3 साल की हो गई इमरजेंट में, ठीक है। ये एज कई बार पूछा जाता है कि ये एज कौन से ग्रुप में होती है, तो इतना अगर आप याद रखेंगे तो आपको ईजी होगा कोई भी पेडागोजिकल क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट है तुलनात्मक और व्यवकलित। तो हम जान लेते हैं तुलनात्मक क्या होती है। तुलनात्मक में भी 2 होते हैं, जमा और घटा। तो हम पहले समझते हैं तुलनात्मक जमा क्या होती है। तुलनात्मक जमा क्या होता है, जैसे मैं एक क्वेश्चन के जरिए आपको समझाती हूँ। मेरे पास 6 पेंसिल हैं, ठीक है। मेरे भाई के पास मेरे से 2 अधिक है, अधिक के लिए लगाते हैं +2। तो मेरे भाई के पास कितनी अधिक है, 2 अधिक है। तो यहाँ मैंने क्या करी है, तुलना करी है, ठीक है। मैंने डायरेक्ट डिजिट नहीं बताई कि मेरे पास 6 है, मेरे भाई के पास 8 है। मैंने कहा मेरे पास 6 हैं
और मेरे भाई के पास मेरे से 2 अधिक है, तो यहाँ पर तुलना हुई, तो ये हो गई तुलनात्मक जमा। अगर मैं कहती मेरे पास 6 पेंसिल है, ठीक है, अब मैं तुलनात्मक घटा समझा रही हूँ। मेरे पास 6 पेंसिल हैं, मेरे भाई के पास मुझसे 2 पेंसिल कम है, तो यहाँ पर मैंने तुलना करी कि मेरे पास 6 हैं और मेरे भाई के पास मुझसे 2 कम है, मतलब घटा कर दिया, ठीक है। तो तुलना करके जहाँ बात करेंगी तो वो तुलनात्मक जमा और तुलनात्मक घटा की बात होगी। अगर बात की जाए व्यवकलित, जानते हैं व्यवकलित जमा के बारे में। व्यवकलित जमा में क्या है, हम यहाँ तुलना नहीं करेंगे। जैसे मैं क्वेश्चन लेती हूँ, मेरे पास 8 पेंसिल हैं, ठीक है, मेरे भाई के पास 12 पेंसिल हैं। मैंने यहाँ तुलना नहीं की, मैंने डायरेक्ट बता दिया कि मेरे पास 8 है, मेरे भाई के पास 12 है। तब आप बताइए कि मेरे भाई के पास मेरे से कितनी ज़्यादा है। तो यहाँ पर बिना तुलना करने की बात हुई है, ठीक है। तो ये हो गई व्यवकलित जमा। अगर यही क्वेश्चन में कहती कि मेरे पास जो है वो है 15, ठीक है, मेरे पास 15 पेंसिल हैं, मेरे भाई के पास 13 पेंसिल हैं। अब आप बताइए कि मेरे भाई के पास मुझसे कितनी पेंसिल कम है, ठीक है। तो यहाँ पे आता व्यवकलित घटा। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। चलते हैं नेक्स्ट पे, क्योंकि इससे रिलेटेड काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि तुलनात्मक जमा क्या है और व्यवकलित घटा क्या है। ऐसे ही एक क्वेश्चन दिया जाएगा और आपको बताना होगा। नेक्स्ट चलते हैं आगमन विधि और निगमन विधि की तरफ। तो हम जानते हैं आगमन विधि मतलब इंडक्टिव मेथड द्वारा दी गई थी, तो हम सभी जानते हैं ये हमें अरस्तु ने दी थी, और निगमन विधि भी हमें अरस्तु ने दी थी। और ये दोनों विधियाँ एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत होती हैं, ठीक है। कैसे, जो आगमन विधि होती है ये हमारी चलती है उदाहरण से नियम की ओर, जबकि बात की जाएगा डिडक्टिव मेथड की, ये चलती है हमारी नियम से उदाहरण की ओर, ठीक है। हम सभी जानते हैं ये जो हमारी होती है आगमन विधि, ये भी वैज्ञानिक विधि होती है, और निगमन विधि होती है, ये भी वैज्ञानिक विधि होती है। ये क्या होती है, छात्र केंद्रित होती है। आगमन में अगर हम बच्चे को उदाहरण समझा रहे हैं पहले, उसके बाद हम नियम बता रहे हैं, तो मतलब ये हो गई छात्र केंद्रित। जबकि जो निगमन विधि होती है यह होती है हमारी शिक्षक केंद्रित, ठीक है, केंद्रित, ठीक है। अब जो मेन चीज़ है, ये तो आपने सब जगह पढ़ा होगा कि ये हमारी अरस्तु ने दी थी, ठीक है। अब मेन चीज़ है जो क्वेश्चन पूछा जाता है मैथ से रिलेटेड, कि जो आगमन विधि होती है इसके अंदर क्या आता है। आगमन विधि में आती है रेखा गणित, ठीक है, रेखा गणित, आयत का परिमाप, क्षेत्रफल, ठीक है, परिमाप किसका, आयत का या अन्य का, ठीक है। ये सब किस में आता है, हमारा आगमन विधि के अंदर। अगर हम बात करें निगमन विधि की, निगमन विधि में आते हैं हमारे त्रिकोणमिति, ट्रिग्नोमेट्री जिसे बोलते हैं हम, ठीक है। और क्या आता है हमारा बीज गणित, रेखा गणित, ठीक है। ये सारी चीज़ें आती है हमारी निगमन विधि में। और बात की जाए अगर आगमन विधि के अंदर हम बीजगणित के सूत्रों की स्थापना कर लेते हैं, जितना भी सामान्य ब्याज निकालना है ये कर लेंगे, त्रिकोण के कोणों का योग निकाल सकते हैं, और रूढ़ संख्याएं जितनी होंगी उन सबको भी निकाल सकते हैं। ये सब हमारी आगमन विधि है, क्योंकि हम उदाहरण से स्टार्ट कर रहे हैं। लेकिन निगमन विधि, जैसे हम जानते हैं ना कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है। जितने भी डिडक्टिव मेथड होते हैं ये सारे आते हैं हमारे, होता है कि अगर हमें आयत का निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है, हमें गोले का निकालना है, किसी भी चीज़ का निकालना है, तो उनके अलग अलग फॉर्मूला होते हैं, उसी के बेस पे निकाल पाते हैं। समझ गए होंगे आगमन विधि और निगमन विधि। तो आप एक चीज़ और याद रखिएगा, जो बीजगणित और अंकगणित होती है ये एक दूसरे से संबंधित होती हैं। और अगर बात की जाए जो प्राचीन गणित थी वो सब क्या कहलाती थी, हमारी अंक गणित को ही हम प्राचीन गणित भी कहते थे, ठीक है। मैं लिख देती हूँ, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि प्राचीन गणित कौन सी थी, अंक गणित। और रेखा गणित जो थी वो क्या थी, हमारी प्रदर्शन विधि कहलाती है, ठीक है। ये और गणित का जो मानसिक सिद्धांत होता है ये प्लेटो द्वारा दिया गया था। ये सब आप याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट दिया गया है हमें गणित में सवाल हल करने के क्या क्या कौशल हैं, तो हम जान लेते हैं क्या कौशल हैं। सबसे पहला है विवेचन, ठीक है।
सवाल हल करने के लिए सबसे पहले हम करेंगे विवेचना, किसी भी प्रश्न की विवेचन। नंबर सेकंड आता है चर का प्रयोग, किसी भी चर का प्रयोग, एक्स वाई जेड जो भी है। नेक्स्ट बात की जाती है कि प्रतिरूप देखेंगे उसका हम, तो ये कहलाएगा थर्ड पॉइंट। तो ये गणित में सवाल हल करने के मुख्य कौशल है। अगर बात की जाए जो गणित का प्रक्रम है वो किस रूप में होता है, गणित का प्रक्रम होता है सबसे पहले हम आकलन करेंगे, ठीक है, आकलन करेंगे, आकलन करने के बाद हम पक्षांतरण करेंगे, पक्षांतरण कर लेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, किसी भी गणितीय प्रक्रम की रचना करेंगे। सो गाइज आई होप आप लोग समझ गए होंगे, ये हम याद रखिएगा क्योंकि ये पूछा गया है कई बार, इसीलिए मैंने यहाँ पर आपके लिए लिखा है। अगर बात की जाए प्राथमिक स्तर में माप का तरीका माप पढ़ाने का तरीका की बात की जाए तो हम कैसे पढ़ाएंगे माप को। सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्राथमिक स्तर में माप पढ़ाने के लिए हम पहले प्रमाणिक मापों को दिखाएंगे, ठीक है। जैसे एक बड़ा और छोटी चीज़ें दिखा दी, बच्चे से कहा कि आप बताओ कि कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है। उसके बाद क्या करेंगे, हम अप्रमाणिक माप, जिनको हम दिखाएंगे नहीं, सिर्फ उसकी कल्पना में उसको लेके जाएंगे और उसको समझाएंगे। तो वो हो गई माप पढ़ाने का तरीका, ठीक है। पहले हम उसको प्रमाणिक माप दिखाएंगे, उसके बाद हम अप्रमाणिक माप की तरफ जाएंगे, और उसके बाद सबसे पहले हम सरल रूप से अवलोकन करेंगे, ठीक है। माप के लिए जैसे अभी मैंने बताया कि अप्रमाणिक इकाइयों का प्रयोग करेंगे माप के लिए, फिर प्रमाणिक इकाइयों का भी प्रयोग करेंगे, ठीक है। सॉरी, पहले प्रमाणिक इकाइयों का प्रयोग करेंगे फिर अप्रमाणिक इकाइयों का प्रयोग करेंगे, उसके बाद प्रमाणिक इकाइयों के बीच में संबंध स्थापित करेंगे। तो ये होती है हमारी प्राथमिक स्तर में माप पढ़ाने का मुख्य तरीका। नेक्स्ट चलते हैं, गणित की जो 3 मूलभूत संरचनाएं होती हैं वो क्या होती हैं, बीजगणितीय संरचना, क्रमिक संरचना और तलरूप संरचना। तो इसके बारे में समझते हैं। बीजगणितीय संरचना, इसके अंदर आते हैं प्लस हो गया, माइनस, गुणा, भाग और सामान्यीकरण जैसी क्रियाएं, ये सारी आती है हमारी बीजगणितीय संरचना के अंतर्गत। तो मैं आपको बहुत शॉर्ट में बता रही हूँ, मैं आपको बहुत डिटेल्ड नॉलेज नहीं दे रही हूँ, नहीं तो आपके 2-3 घंटे चले जाएंगे। नेक्स्ट देखा जाए क्रमिक संरचना, क्रमिक संरचना में आता है, इसके अंतर्गत हम क्या करते हैं, बड़े से छोटा या इन सब की तुलना करके समझाते हैं। जैसे अभी मैंने बताया था आपको, ठीक है, कि एक बड़ा डब्बा और एक छोटा डब्बा है, ठीक है, इन सब की तो हम बड़ा और छोटे की तुलना करना, ये सारी क्रियाएं कराते हैं। नेक्स्ट है तलरूप संरचना, इसके अंतर्गत क्या करते हैं, हम समीपता या निकटता जैसी क्रियाओं का अध्ययन कराते हैं। यह सब हम कहलाते हैं तलरूप संरचना के अंतर्गत आते हैं। तो गणितीय संरचना के चार आधारभूत चरण आपको पता ही है, क्या होते हैं, जोड़, घटाना, गुणा और भाग। ये हमारे गणित संक्रिया के मूल आधारभूत चरण होते हैं, ठीक है। अब यहाँ से मुझे एक थोड़ी छोटी सी चीज़ याद आ रही है, शायद आपको पता होगी। तो जो अभिसारी होता है और अपसारी प्रश्न होते हैं, ठीक है, मैं यहीं लिख देती हूँ। एक होता है अभिसारी, एक होता है अपसारी। अभिसारी के अंदर क्या आते हैं, फैक्चुअल क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, जो फैक्ट बेस होते हैं, फैक्चुअल क्वेश्चंस आते हैं। जबकि अपसारी की बात की जाए तो इसमें फ्री आंसर आते हैं, ठीक है। तो अभिसारी को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, हम अभिसारी को बोलते हैं हम कन्वर्जेंट, और कन्वर्जेंट मतलब छोटा सा, मतलब जिसका हम एक वर्ड में आंसर दे सकते हैं, कन्वर्जेंट, जबकि इसको बोलते हैं हम डाइवर्जेंट। आई होप आप लोग समझ गए होंगे ये भी। नेक्स्ट चलते हैं उससे गणित को व्यवहारिक विषय के रूप में जो था पामेला लाइबेक ने प्रस्तुत किया था, मतलब इसको व्यवहारिक विषय में, आपको लग रहा होगा क्या नई चीज़ है, बट अभी मैं आपको बताती हूँ। आप सब ने सुना होगा एल्पस थ्योरी एक आती है, ठीक है, ये दी गई थी पामेला लाइबेक द्वारा ही, ठीक है। एल्पस मतलब एक्सपीरियंस विद फिजिकल ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, एक्सपीरियंस। एल फॉर होता है लैंग्वेज दैट डिस्क्राइब दैट एक्सपीरियंसेस, मतलब लैंग्वेज जो डिस्क्राइब करे एक्सपीरियंसेस को, ठीक है। नेक्स्ट है पी मतलब होता है पिक्चर,
ठीक है। पिक्चर दैट रिप्रेजेंट एक्सपीरियंसेस। नेक्स्ट बात है एस। एस मतलब है सिंबल, सिंबल दैट जनरलाइज दैट एक्सपीरियंसेस। आप आई होप आप लोग को समझ आई होगी, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। एल्पस थ्योरी दी थी पामेला लाइबैक ने, और इन्होंने एल्पस दी थी मतलब एक्सपीरियंस विद फिजिकल ऑब्जेक्ट्स। एल फॉर लैंग्वेज दैट डिस्क्राइब दैट एक्सपीरियंसेस, और पी स्टैंड करता है पिक्चर दैट रिप्रेजेंट एक्सपीरियंसेस, और एस स्टैंड करता है सिंबल दैट जनरलाइज दैट। नेक्स्ट दिया है एनसीएफ 2005 गणित के परिप्रेक्ष्य में क्या थी उद्देश्य था, वो क्या था? संकीर्ण उद्देश्य था संख्यात्मक कौशलों का विकास करना, बच्चों के अंदर संख्यात्मक कौशलों का विकास हो सके। ठीक है। नेक्स्ट बात की गई है लंबी आकृति। तो एनसीएफ 2005 में गणित की लंबी आकृति का मतलब क्या है? गणित की जो लंबी आकृति है उसका अर्थ है एक संकल्पना पर दूसरी संकल्पना जोड़कर जो हम बनाते हैं, ठीक है, वो कहलाती है लंबी आकृति। उसी वजह से हो गई एक संकल्पना से दूसरी संकल्पना बनाना। नेक्स्ट बात की गई है हमारी प्रक्रमण संबंधी प्रवाह पूर्णता। तो इसका अर्थ है नियमों, सूत्रों और कलन विधियों या फिर कलन गणित का ज्ञान होना, जिससे परिशुद्धता, लचीलेपन एवं निपुणता के साथ क्रियान्वयन हो सके। हम जानते हैं कई बार इसमें हमें लचीलेपन की बात की जाती है गणित में, कि गणित में लचीलापन होना चाहिए। लचीलेपन का अर्थ है एक से अधिक उपागमों का प्रयोग करके अगर हम समाधान करेंगे, वही क्या है, उसमें लचीलापन है। एनसीएफ 2005 में एक चीज़ और की बात की गई है कि गणित शिक्षण है उसमें महत्वाकांक्षा, सुसंगत एवं उसे महत्वपूर्ण होना चाहिए। ठीक है, मतलब गणित के उच्च उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए महत्वाकांक्षा होनी चाहिए। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इस पे इंपॉर्टेंट डाल लीजिएगा। गणित के नियम व निष्कर्ष जो होते हैं वो सार्वभौमिक दोनों होते हैं। गणित एक रसहीन विषय है। जब बालक गणित की संकल्पनाओं व सिद्धांतों को अर्थ सहित समझता है, वह अवबोधन कहलाता है। मतलब जब वो गणित की संकल्पनाओं और सिद्धांतों को अर्थ सहित समझने लगता है तो वह अवबोधन कहलाता है। गणित में प्रक्रमण संबंधी प्रभावपूर्णता का अर्थ नियमों, सूत्रों और कलन विधियों, कलन गणित का ज्ञान होना और परिशुद्धता, लचीलेपन एवं निपुणता के साथ क्रियान्वयन करना है। ये बात मैंने आपको समझाई दी थी। नेक्स्ट दी गई है ज्यामितीय शब्द का शाब्दिक अर्थ भूमि की माप होता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन है कि जो ज्यामितीय शब्द का अर्थ होता है वो क्या होता है, भूमि की माप होता है। नेक्स्ट है रेखा गणित से बच्चों में तर्क शक्ति का विकास होता है। तो ये जो दोनों लाइनें ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि जो ज्यामितीय शब्द है उसका अर्थ है भूमि की माप, और रेखा गणित से बच्चों में तर्क शक्ति का विकास होता है। ये क्वेश्चन भी आ चुका है कि गणित एक रसहीन विषय है। ठीक है, तो ये सारे एक एक बार क्वेश्चंस आ चुके हैं, इसीलिए मैंने आपके लिए इम्पोर्टेंट के रूप में लिख दिए हैं। आप इसे ज़रूर पढ़ लीजिएगा। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। उसके बाद बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। थैंक यू सो मच।